इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल चैनल सत्य बायोलॉजी। और मेरा नाम है सत्य कुशवाहा। और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है। लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था हमने कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे लीनियर साहब ने दिया था। उसके बाद पढ़ा हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे R H विटेकर साहब ने दिया था। उसके बाद हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने किंगडम फंगई के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया के बारे में। और अब हम उन जीवों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्हें आर एच विटेकर साहब ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा ही नहीं था। आर एच विटेकर साहब ने कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें रखा ही नहीं था। कुछ प्लांट्स में आते हैं, कुछ एनिमल्स में आते हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं वायरसेस, वायराइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे जीव हैं जिन्हें आर एच विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा ही नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजिंग इज वायरस। जब आर एच विटेकर साहब क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तब उन्होंने सेल के सबसे पहले तो सेल के बारे में देखा कि सेल कैसी होती है, क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन में नंबर 1 पे जो है सेल टाइप है। सेल टाइप में क्या होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है। जितने भी मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोट के अंडर आते हैं, और जितने भी उसके रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द किंगडम जितने भी होते हैं वो यूकैरियोट्स में आते हैं। तो ये जो वायरसेस होते हैं ये तो असेल्युलर होते हैं ना, ये एसेल्युलर होते हैं। इनकी बॉडी में सेल ही नहीं होती है। और सेल तो छोड़ो, ये जब आउट ऑफ द होस्ट होते हैं तब ये एक नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स शो करते हैं। मतलब इनमें कोई भी लिविंग जैसे कोई भी कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाते हैं, उसकी सेल पे अटैक कर देते हैं, तब ये लिविंग वाले कैरेक्टर्स शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इसीलिए क्या किया था हुईटेकर साहब ने, इन चीज़ों को बाहर ही रखा। उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं है इनको अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखना, इनको बाहर ही रखो। और जो वायराइड्स होते हैं ये भी वायरस से ही रिलेटेड होते हैं। प्रेयॉन्स भी कहीं ना कहीं आई एम सो सॉरी, प्रेयॉन्स भी कहीं ना कहीं वायरसेस से रिलेटेड ही होते हैं। आइए पढ़ते हैं। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीटेकर there is no mention of lichens and some acellular organism like viruses, viroids and prions। ना lichens को कहीं पे रखा गया है और ना ही acellular organisms like viruses, viroids and prions को कहीं रखा हुआ है। There is a brief introduction here। यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें ब्रीफली बताया गया है, क्योंकि अगर इसके बारे में नहीं पढ़ लेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि वायरस क्या है, वायरॉइड्स क्या है, प्रायंस क्या है और लाइकेंस क्या है। ठीक है। All of us who suffered the ill effect of common cold or flu। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अभी कुछ दिन पहले कोविड आया था। कोविड, जिसे हम कोविड-19 बोलते हैं, क्योंकि 2019 में आया था, तो हम इसे बोलते हैं कोविड-19। ये किसकी वजह से आया था? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस था। जो कोविड फैला रहा था वो कौन था? वो ऑर्गेनिज्म कौन था? वो एक वायरस था। और जब कोविड हो रहा था, कोविड फैल रहा था, उससे क्या होता था? कॉमन कोल्ड ही तो फैलता था। उससे खांसी आती थी और गले में जकड़न होती थी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती थी। सारे के सारे कैरेक्टर्स किसके थे? फ्लू के होते थे। तो ये सब कौन फैलाता है? ये एक वायरस फैलाता है। ठीक है। दैट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस इवन इफ वी डोंट एसोसिएट इट विद आवर condition। Viruses didn't find a place in classification since they are not considered truly living। वायरसेस के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि वायरसेस लिविंग कंसीडर नहीं किए जाते हैं।
और नॉन लिविंग भी कंसीडर नहीं किए जाते हैं, ये कुछ भी कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये ना बोलता है ना कुछ करता है। वो था नहीं एक बच्चा छोटा सा बोलता था, ना मैं बोलता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ। सेम एज दैट वायरस, वायरस वही है। वायरस जो होता है लिविंग भी लिविंग के कैरेक्टर्स भी शो करता है और नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स भी शो करता है। तो आर एच विटेकर साहब ने कहा तू निकल यहाँ से, मैं तुझे क्लासिफिकेशन में नहीं लूंगा। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, अगर हम सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिविंग को क्लासिफाई करें तो इसमें तो सेल ही नहीं होती है। वायरस क्या करते थे, वायरसेस क्या कहते हैं, हम पे तो है ही नो, हम पे तो सेल है ही नो। तो आर एच विटेकर ने कहा तुम पे है ही ना, तो तुम बाहर निकलो। ओके, और इसको बाहर निकाल दिया। अगर सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से रखें, उसके अकॉर्डिंग रखें, तो भी ये लिविंग कंसीडर नहीं होगा। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। इनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है सेल के बाहर। ओके, अब हम देख लेते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। ओके, देखो वायरस वायरसेस बेसिकली होते क्या हैं, वायरसेस को हम न्यूक्लियो प्रोटीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स बोलते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक न्यूक्लियो दूसरा प्रोटीन। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड से, न्यूक्लिक एसिड से प्लस प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स से भी कैसे, इन्फेक्शस प्रोटीन्स, इन्फेक्शस प्रोटीन्स, इन्फेक्शन फैलाते हैं ऐसे प्रोटीन्स होते हैं इसमें। हाँ, और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड वे होते हैं जो एक के कैरेक्टर्स दूसरे में लेके जाते हैं। जैसे हमारे अंदर हमारे किसका डीएनए, हमारे पेरेंट्स का डीएनए, तो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को हमारे अंदर लेके आए हैं कौन, न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि डीएनए एंड आरएनए, डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज आल्सो एन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो वायरसेस में क्या होता है, वायरसेस में सीधा सीधा ये होता है, पहले तो प्रोटीन होगा, प्रोटीन तो कांस्टेंट है कि प्रोटीन होगा ही होगा। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड केवल और केवल एक होता है। कितने होते हैं, एक होता है। तो इसकी जो बॉडी बनती है, हाँ एक कैसे होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों कभी भी नहीं होते हैं किसी भी वायरस में। जो वायरस की स्ट्रक्चर होगी उसमें प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स के साथ क्या होगा, या तो डीएनए या तो आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए, ये दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। तो वायरस की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, प्रोटीन प्लस डीएनए और आरएनए। ओके, ये होती है प्रोटीन की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने पढ़ा था प्रॉन्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स क्या होते हैं। तो जो प्रियॉन्स होते हैं, प्रियॉन्स में क्या होते हैं, केवल और केवल प्रोटीन्स होते हैं। देखो इसका याद करने का एक बहुत इजी सा ट्रिक है। प्रियॉन्स में क्या होता है, पी होता है, प्रियॉन्स में होता है पी। तो हम इसे ही यूज कर सकते हैं, हम इसे ही यूज कर सकते हैं, प्रियॉन्स का पी, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रोटीन। इसमें क्या होता है, केवल और केवल प्रोटीन। और प्रोटीन कैसा, इन्फेक्शस प्रोटीन। जब तक इन्फेक्शस प्रोटीन नहीं होगा तब तक ये क्या करेगा, इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। तो कैसा प्रोटीन होगा इसके पास, इन्फेक्शस प्रोटीन होगा। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब देख लेते हैं इसकी थ्योरी क्या दी हुई है। इसकी स्ट्रक्चर देखो दी हुई है, ये एक आरएनए कंटेनिंग, ये एक आरएनए कंटेनिंग, आरएनए, ये एक आरएनए प्लस प्रोटीन कंटेनिंग क्या है, एक वायरस है।
ओके, तो इसमें देखो पहले तो न्यूक्लिक एसिड के नाम पे क्या है, इसमें आरएनए है। और ये जो कैप्सिड हैं, कैप्सिड काहे के बने होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड काहे का बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। काहे का बना होगा, प्रोटीन्स का बना होगा। तो ये प्रोटीन हो गया और ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ओके, और इधर देखते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के वायरसेस होते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर के वायरसेस होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, ये प्रॉपर इनमें हेड, कॉलर, सीथ और टेल प्रॉपरली डिवाइड होता है। जैसे बैक्टीरियोफेज होते हैं, ऐसे होते हैं हमारे बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस वे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। Let me set it. I think it's okay now. Okay. ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर देते हैं, वो क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो बैक्टीरियोफेज वायरस में क्या होता है, इनमें प्रॉपर हेड, कॉलर, सीथ एंड टेल फाइबर्स क्या होते हैं, प्रॉपरली डिवाइडेड होते हैं। क्या होते हैं, प्रॉपरली डिवाइडेड होते हैं इस तरह। और भी अलग अलग की स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं वायरसेस की। नेक्स्ट पे देखते हैं, once they infect a cell they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host। वो कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। देखो इसका आंसर तो हम कुछ भी नहीं दे सकते, लिविंग है या नॉन लिविंग है। एक सोता हुआ शेर बोल सकते हैं, इसे कुंभकर्ण बोल सकते हैं। जब तक सो रहा है तब तक सो रहा है, जग गया तो तबाही मचा देगा, ये बोल सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें वही है जैसा कि मैंने बताया है, जब तक ये सेल के बाहर रहता है तब तक ये नॉन लिविंग होता है। जैसे ही ये किसी सेल के अंदर इंटर करेगा, अपनी मैकेनरी को स्टार्ट कर देगा और होस्ट सेल के अंदर जाते ही उसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। रेप्लिकेशन काहे का स्टार्ट करेगा, जैसे इसमें डीएनए है या आरएनए है, तो अपने डीएनए या आरएनए को उसमें ऐड कर देगा, जोड़ देगा, अपने डीएनए या आरएनए की कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा और उस बॉडी को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। इन्फेक्ट करने के बाद उसे बीमार कर देगा या फिर उसे मार देगा। ये करता है वायरस। ठीक है, तो वायरस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं आगे। एक वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस का मतलब होता है वेनम, वेनम और पॉइजन फ्लूइड। वेनम होता है ना, स्पाइडरमैन में वेनम आता है और एक मार्वल का कैरेक्टर है वेनम, वैसा ही वेनम होता है, जहां पे जाता है मार मूर के खत्म कर देता है। तो वायरस का मतलब होता है वेनम, वेनम यानी कि पॉइजन, पॉइजनस फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट क्या है, दिमित्री आइवानोवस्की, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इसे माइक्रोस्कोप में एज ए कॉजल ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। देखो जो सबसे पहले स्टडी स्टार्ट होती हैं, जितनी भी स्टडी और रिसर्च स्टार्ट होती है, ये हमेशा टोबैको पे ही स्टार्ट होती हैं। क्या पे स्टार्ट होती हैं, टोबैको पे स्टार्ट होती है, तंबाकू पे स्टार्ट होती हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या है, तंबाकू। तंबाकू बची रहनी चाहिए, गांजा बचा रहना चाहिए। ये जो दो चीजें होती हैं, सबसे पहले इन पे कोई भी रिसर्च स्टार्ट होगी। दुनिया की कोई भी रिसर्च उठा के देख लो, सबसे पहले किस पेड़ पे स्टार्ट हुई, टोबैको पे। अब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है टोबैको। दिमित्री साहब ने वायरसेस पे डिस्कवरी स्टार्ट की, काहे पे स्टार्ट की, किस पे स्टार्ट की, टोबैको के पेड़ से स्टार्ट की। उन्होंने देखा कि टोबैको का जो पेड़ है उसमें एक मोजेक नाम का डिजीज हो रहा है, एक मोजेक नाम का डिजीज हो रहा है। फिर उन्होंने इसका कॉज पता लगाया कि ये किस वजह से हो रहा है, तो पता चला कि ये वायरस की वजह से हो रहा है, पता चला कि वायरस की वजह से हो रहा है। ये चाहते तो आलू, भिंडी, गाजर, अदरक, लहसुन किसी भी पेड़ पे कर सकते थे डिस्कवरी, लेकिन नहीं, इन्होंने किस पे किया, टोबैको पे किया, क्योंकि टोबैको इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट, टोबैको इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, these were found to be similar than bacteria because they pass through bacterial proof
फिल्टर्स, ये बैक्टीरिया से सिमिलर पाए गए क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स को पास कर जा रहे थे। जैसे चाय की छन्नी होती है, चाय की छन्नी में क्या होता है, ऐसे डालते हैं, फिल्ट्रेट जो होता है नीचे आ जाता है, चाय नीचे आ जाती है, और जो उससे बड़े जितने भी वो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं। सेम एज दैट बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर में जब डाला गया तो क्या हो गया, वायरसेस सारे के सारे पास हो गए। क्या हो गए, पास हो गए उसमें। एम डब्ल्यू बिजेनरिक जो थे, बिजेनरिक नेक्स्ट नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, नेक्स्ट बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था, उसी टोबैको प्लांट में क्या किया था, कॉज ऑफ इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट्स एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस। इन्होंने उस प्लांट को देखा कि क्या होता है, कैसा होता है, आखिर क्या चीज़ है ये, उसको फिर एक्सट्रैक्ट किया। जैसे ये एक पत्ती थी, मान लो उसका पेड़ है ये उसकी डालें दी हुई हैं, ये यहाँ पे पत्तियाँ निकली हुई हैं। सपोज कि इस जगह पे जो है उसने बीमारी फैलाई, यहाँ पे उसके सिम्टॉम्स दिख रहे हैं, तो इन्होंने इस पत्ती को काटा, यहाँ पे निकाला, इनको एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इन्हें निकाला, इसके बारे में रिसर्च किया और इसको नाम दिया वायरस। क्या नाम दिया, वायरस का नाम दिया। देखो मैंने सबसे पहले बताया था ना, नेमिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना, उसके बारे में पता लगाना, फिर उसके बाद उसकी नेमिंग की जाती है। अच्छा ये बताओ कि मैंने बताया था जब कोई एनिमल होता है तो उसकी नेमिंग के लिए कौन करता है, उसकी नेमिंग करता है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और जितने भी प्लांट्स होते हैं उसकी जो नेमिंग करता है वो करता है ICBN। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इस वायरस की जब नेमिंग हुई थी वो किसने की थी, इस वायरस की जो नेमिंग थी वो किसने की थी, पहली बात तो इसे लिविंग ही कंसीडर नहीं करते हैं। उसके बाद जब यही नहीं प्रूफ है कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो ये कैसे पता चला कि ये एनिमल में आएगा या प्लांट्स में आएगा, इसकी नेमिंग किसने की। चलो इसका आंसर ढूंढ के लाना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। बाकी आगे पढ़ते हैं। इसे वायरस नाम किसने दिया था, MW बिजेनरिक ने दिया था। और इन्होंने क्या बताया, अपनी लैंग्वेज में एक सेंटेंस दिया जिसमें बोला इन्होंने कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम, कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम, जिसका मतलब था इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड। इसे एक लिक्विड फॉर्म में बताया इन्होंने और बताया कि ये एक इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड है। ये एक लिविंग फ्लूइड है, मतलब कि जिंदा फ्लूइड है जो कि क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है, किसी की भी बॉडी में चला जाता है और इन्फेक्शन फैला देता है, उसे इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद स्टैनले साहब आए, डब्ल्यू एम स्टैनले साहब आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे क्रिस्टलाइज कर दिया, एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में कर दिया इसे। उन्होंने क्या किया, इसे एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में कर दिया, इसके क्रिस्टल्स बना दिए। किसने, स्टैनले साहब ने, WM स्टैनले साहब थे। उन्होंने क्या किया, वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर दिया। और क्या उसके जो क्रिस्टल्स थे उनमें क्या था, लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। क्या थे, प्रोटीन्स। नॉर्मली क्या था, प्रोटीन्स था। क्यों था, क्योंकि वायरसेस बने ही होते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स के। ओके, दे आर इनर्ट आउटसाइड दियर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, एकदम प्रॉपरली नॉन रिएक्टिव होते हैं, एक मरे हुए से होते हैं होस्ट के बाहर। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेज आल्सो कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर में, दैट कुड बी इधर RNA और DNA। नो वायरसेस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें DNA और RNA दोनों होते हैं। बस एक मिनट दीजिएगा, आई थिंक कोई आया हुआ है।
ओके, सो कहाँ थे हम? नो वायरस कंटेन बोथ आर डीएनए और एंड आरएनए इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये हमने नहीं पढ़ा था ये हम अब पढ़ लेते हैं। जनरली क्या होता है, ऐसे वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इज फॉर सिंगल, इज फॉर सिंगल, इज फॉर स्टैंडर्ड एंड आर एन ए, ये होता है इसका लिखने का तरीका। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसे लिखते हैं, एस एस आर एन ए, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये किसमें होता है, प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है कॉमनली। ठीक है, नेक्स्ट पे, दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। पर जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, सॉरी स्मॉल में लिखेंगे, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। देखो, प्लांट्स के जो कॉमनली वायरसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं, वो होते हैं प्लांट्स में। एनिमल्स में क्या क्या हो सकते हैं, एनिमल्स में हो सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले हो सकते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। द प्रोटीन कोड कार्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये काहे के बने होते हैं, प्रोटीन्स, प्रोटीन का जो कोट होता है उसे क्या बोलते हैं, कैप्सिड्स बोलते हैं। और ये छोटे छोटे से दिए हुए हैं, छोटी छोटी यूनिट्स दी हुई हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कैप्सोमियर, इनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। नेक्स्ट पे आते हैं, ओके, इन्हें कैप्सोमियर्स बोलते हैं। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, ये क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स, ये अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं। कैसे फॉर्म्स में हो सकते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं और पॉलीहेड्रल फॉर्म में भी हो सकते हैं। वायरसेस कौन कौन सी बीमारियां फैला सकते हैं, ये दी हुई हैं। मम्प्स फैला सकते हैं, स्मॉल पॉक्स फैला सकते हैं, हर्पीज फैला सकते हैं, हर्पीज वायरस होता है ना जो हर्पीज फैलाता है, इन्फ्लुएंजा फैला सकते हैं, एड्स, एड्स कौन फैलाता है, एड्स कौन फैलाता है, वायरस फैलाता है। कौन सा वायरस फैलाता है, एचआईवी वायरस फैलाता है, एचआईवी वायरस फैलाता है। ठीक है, प्लांट्स में कौन क्या क्या होता है, द लीप सिम्टॉम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, मोजेक फॉर्मेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा कि जो टोबैको का प्लांट होता है उसमें क्या होता है, मोजेक डिजीज हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, मोजेक फॉर्मेशन हो जाता है। लीफ रोलिंग, जो ऐसे लीव्स होती हैं कॉमनली हमारी, वो क्या होती हैं, ऐसे कर्ल हो जाती हैं, ऐसे ऐसे कर्ल होने लगती हैं। ये तो मैंने कोई हथियार बना दिया है, तो कोई हथियार सा बन गया ऐसे मारने वाला चक्कू की तरह। लीफ रोल हो सकती हैं, कर्ल हो सकती हैं, ऐसे मुड़ सकती हैं, येलोइंग पीली हो सकती हैं, वेन क्लियरिंग हो सकती है उनमें, डॉर्फलिंग हो सकती है, स्टैंडर्ड ग्रोथ हो सकती है वायरस की वजह से। स्टैंडर्ड ग्रोथ मतलब लंबाई अच्छे से ना बढ़े उनकी, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ग्रोथ। ये कॉज कर सकते हैं कौन, वायरसेस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं हमारे वायरॉइड्स। नेक्स्ट पे क्या है हमारे, वायरॉइड्स। देखिए, जो वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था उनका नाम था टीओ डायनियर, उनका नाम था टीओ डायनियर। इन्होंने डिस्कवर किया था एक नए इन्फेक्शस एजेंट को, क्योंकि वायरस तो इसके पहले डिस्कवर हो चुका था। ओके, वायरस तो डिस्कवर हो चुका था, इसके बाद इन्होंने एक और इन्फेक्शस एजेंट की खोज कर दी, एक और इन्फेक्शस एजेंट डिस्कवर कर दिया, किसने, टीओ डायनियर साहब ने। कब, 1971 में।
ठीक है, दैट वाज सिमिलर देन वायरसेस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो कि सिमिलर था वायरसेस से तो सिमिलर था, और वो करता क्या था, पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज फैलाता था। कैसा डिजीज? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज फैला देता था। कौन? वायराइड। फिर इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, इसमें क्या था? फ्री आरएनए। जैसा कि मैंने अभी बताया था, शायद मैंने वायराइड्स के बारे में नहीं बताया था, पहले वायराइड्स के बारे में देख लेते हैं। जो वायराइड्स मैंने बताया था, जो वायरसेस होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है प्लस प्रोटीन होता है, उसके साथ डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है। नेक्स्ट में मैंने बताया था प्रायॉन्स के बारे में। प्रायॉन्स में क्या होता है, केवल और केवल प्रोटीन्स होते हैं, इन्फेक्शस प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, वायरॉइड्स में क्या होते हैं, जो वायरॉइड्स होते हैं, वायरॉइड्स में होता है फ्री आरएनए। क्या होता है? फ्री आरएनए। अब सबकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई आपको? प्रोटीन्स में, वायरसेस में क्या था, प्रोटीन प्लस आरएनए और डीएनए। उसके बाद प्रायॉन्स में केवल और केवल इन्फेक्शस प्रोटीन्स। इसके बाद वायराइड्स में फ्री आरएनए। ठीक है, ये होता है सिर्फ फ्री आरएनए में। इट लीक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस। इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है जो कि वायरसेस में होता है, क्योंकि वायरसेस में दोनों चीज़ें होती हैं और इसमें नहीं होता है, हेंस नेम वायराइड, इसीलिए इसको नाम क्या देते हैं, वायराइड बोलते हैं। आरएनए ऑफ द वायराइड हैज़ लो मॉलिकुलर वेट। इसमें वायराइड में जो आरएनए होता है उसका मॉलिकुलर वेट बहुत ही कम होता है, लो मॉलिकुलर वेट वाला होता है। तो वायराइड्स में क्या था, 1971 में एक बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है टियोडाइनियर, इन्होंने डिस्कवर किया था इन फॉर्म ऑफ अ इन्फेक्शस एजेंट। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन्होंने कहाँ डिस्कवर किया इसे, इनका एक बगीचा था, आलू खेत था। आलू खेत में इन्होंने देखा कि जो पोटैटो हैं, पोटैटो के जो ट्यूबर्स होते हैं, पोटैटो के जो ट्यूबर्स निकलते हैं उनमें स्पिंडल फॉर्मेशन होता था। फिर उन्होंने कहा कि एक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है। फिर उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया कि कौन से आखिर कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कौन सा एजेंट है जो इनमें इन्फेक्शन फैला रहा है। फिर पता चला कि ये तो फ्री आरएनए है। क्या है? एक फ्री आरएनए है। फिर उसे नाम दिया गया वायराइड्स, उसे वायराइड्स नाम दिया गया। ये थी कहानी हमारे वायराइड्स की। नेक्स्ट पे आते हैं प्रियॉन्स पे। प्रियॉन्स में क्या था, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शंस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ abnormally फोल्डेड प्रोटीन्स। अब क्या था, मॉडर्न मेडिसिन में देखा गया कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज, एक ऐसा इन्फेक्शस एजेंट है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज ट्रांसफर कर रहा है। फिर उसके बारे में धीरे धीरे पता लगाया गया, तो पता चला कि एक प्रोटीन है। जैसे वायराइड्स में क्या था, फ्री आरएनए था, वैसे ये पता चला कि ये फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, इन्फेक्शस प्रोटीन्स होते हैं। वही क्या कर रहे हैं, ये ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स फैला रहे हैं। फिर इनका जो साइज था वो सिमिलर था वायरसेस से। इनका साइज किससे सिमिलर था? वायरसेस के सिमिलर था। इन एजेंट्स को प्रायॉन्स बोला गया। क्या बोला गया? प्रायॉन्स बोला गया। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रायॉन्स आर बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, यानी कि बीएससी, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल। क्या बोलते हैं? मैड काउ डिजीज, इसे बोलते हैं बीएसई। बीएसई मतलब होता है बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी, ये जो इंसेफेलो वर्ड होता है ये ब्रेन के लिए यूज होता है, ये हमारे ब्रेन के लिए यूज होता है। जैसे लीवर के लिए होता है यूज हिपैटिक, लंग्स के लिए यूज होता है हमारा पल्मोनरी, और सॉरी किडनी के लिए यूज होता है नेफ्रॉन, नेफ्रिक, नेफ्रिक ऐसे वर्ड यूज होता है। ऐसे ही जो ब्रेन के लिए यूज होता है वो इंसेफेलो वर्ड यूज होता है। ठीक है, यानी कि ये कहाँ पे अटैक करता है? नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, डायरेक्टली न्यूरोलॉजिकल डिजीज फैलाता है। ठीक है, एंड एनालॉगस वेरिएंट क्रोड्सफेल्ड जैकॉब डिजीज इन ह्यूमन, CJD, ये एक डिजीज होता है जो इंसानों में फैलता है जिसका नाम है क्रेड्जॉल्ड जैकॉब डिजीज।
इसके एनालॉगस है। अभी जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। इसमें गाय क्या हो रही थी, एक खेत था, उसे गोल-गोल से चक्कर मार रही थी। वो बेचारी बीमार गाय थी, उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ था, उसके दिमाग की प्रॉब्लम हुई थी। तो वो क्या कर रही थी, वो उसने अपने सिर को ऐसे घुमा लिया, तो ऐसे ही घुमा हुआ था, उसी के सिर की डायरेक्शन में बार-बार, बार-बार घूम रही थी। एक तो पहले से ही वो पेन में थी और लोग क्या कर रहे थे, उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया, कहीं से पता नहीं कौन-कौन आ गए और वो बताने लगे कि यहाँ पे कोई खजाना छिपा हुआ है, कोई क्या छिपा हुआ है, क्या-क्या छिपा हुआ है। तो कुछ भी बता देने लगते हैं लोग। अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा नेता दिखाने के लिए लोग कुछ भी बताने लगते हैं कि हाँ, मैं इन्हें बताऊँगा तो ये लोग सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। फिर उसके बाद कोई वेटरनरी डॉक्टर थे, वो आए, उन्होंने बताया कि ये जो गाय है बीमार है, प्रॉपर इंजेक्शन वगैरह दिया और वो गाय फिलहाल सही हो गई है। ऐसे ही क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कौन फैलाता है, प्रियॉन्स फैलाते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या होता है? सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है? सिम्बायोसिस को हम एक तरह से पार्टनरशिप बोल सकते हैं। सिम्बायोसिस को हम एक तरह से पार्टनरशिप बोल सकते हैं। सिम्बायोसिस को हम एक तरह से पार्टनरशिप बोल सकते हैं। पार्टनरशिप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि ये जो लाइकेंस होते हैं, चलो लाइकेंस को छोड़ो, पहले सिम्बायोसिस का मतलब समझ लेते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? हम किसी के साथ जाएं, जैसे कि अभी हम अपने घर की बात कर लेते हैं। हम होते हैं, हमारा काम होता है पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करना। और एक मम्मी होते हैं, एक पापा होते हैं। हम अपने आप को साइड में कर लेते हैं, मम्मी पापा को देख लेते हैं। पापा क्या करते हैं, काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, ठीक है। और मम्मी क्या करती हैं, घर के काम करती हैं और बच्चों को संभालती हैं। तो ये होती है एक सिम्बायोसिक एसोसिएशन। मम्मी क्या कर रही हैं, मम्मी तो पैसे नहीं कमा रही हैं, लेकिन फिर भी घर चल रहा है पैसों से। पैसे कौन कमा रहा है, पापा कमा रहे हैं। और पापा घर के सारे काम नहीं कर सकते, इसीलिए कौन है, मम्मी है। मम्मी क्या करती हैं, घर के सारे काम करती हैं और बच्चों को संभालती हैं। पापा कहाँ रहते हैं, पापा तो ऑफिस में रहते हैं। पापा तो ऑफिस में रहते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, दोनों ने आपस में सिम्बायोसिस किया हुआ है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन पे हैं दोनों। और दोनों ने क्या किया हुआ है, अपना अपना एक काम है, काम बांटा हुआ है। इसकी वजह से इसकी हस्ती जिंदा है और इसकी वजह से इसकी हस्ती जिंदा है। इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। यही होता है। तो लाइकेंस को देखते हैं, इसने क्या किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन किया हुआ है। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंगई। देखो, अगर एल्गी एंड फंगई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा तो सीधी सी बात है, जो जैसे लाइकेन ने एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन किया, तो लाइकेन क्या करेगा, लाइकेन जो जो चीजें, जो जो जरूरी चीजें हैं जो एल्गी को चाहिए, वो लाइकेन एल्गी को देगा। और वे सारी चीजें जो एल्गी से लाइकेन को चाहिए, वो चीजें एल्गी से एल्गी देगा लाइकेन को। ये होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सीधे साफ साफ शब्दों में। सेम वैसे ही जब लाइकेन करेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंगई, तब क्या होगा, लाइकेन वे सारी चीजें फंगई को प्रोवाइड करेगा जो फंगई को लाइकेन से चाहिए, और लाइकेन फंगई से वो सारी चीजें लेगा जो फंगई को, सो फंगई दे सकता है लाइकेन को, यानी जो फंगई को, सॉरी, लाइकेन्स को फंगई से चाहिए। ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फिर एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, फाइकोबियॉन्ट बोलते हैं। जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं फाइकोबियॉन्ट। ये क्या हो गया, थैंक यू क्यों क्यों आ जाता है भाई बार बार, ये क्या है, कुछ नहीं है। यही एडिट करना पड़ेगा क्या, लो, हो गया। चलो ऐसे पढ़ लेते हैं।
देखते हैं लाइकेंस क्या होते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं किसके साथ? एल्गी के साथ और फंगई के साथ। एल्गी के साथ और फंगई के साथ। एल्गी वाले को क्या बोलते हैं? फाइकोब्यांड बोलते हैं। एल्गी वाले को क्या बोलते हैं? फाइकोब्यांड बोलते हैं। और फंगई वाले को क्या बोलते हैं? माइको बैंड बोलते हैं। जो एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है उसे बोलते हैं फाइकोब्यांड, और जो फंगई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है उसे हम माइकोब्यांड बोलते हैं। ठीक है। लाइगेंस का यूज क्या करता है? जैसे हमने देख लिया कि वायरसेस क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। वायरॉइड्स क्या करते हैं? वो भी बीमारी फैलाते हैं। और प्रेऑन्स क्या करते हैं? तो सबसे खतरनाक बीमारी फैलाते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स फैलाते रहते हैं। उसके बाद लाइकेंस क्या करते हैं? लाइकेंस फिलहाल बीमारियां तो नहीं फैलाते हैं, ये टाइप ऑफ पॉल्यूशन इंडिकेटर काम करते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। लाइकेंस क्या होते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। ऐसी जगहें जहाँ पे SO2 होती है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, यानी कि पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या होते हैं? वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं। एंड डू नॉट ग्रो इन सल्फर डाइऑक्साइड रिच एरियाज। और ऐसे एरियाज पे ग्रो नहीं करते हैं जहाँ पे क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड होती है। इससे हमें पता चल जाता है, अगर ये ग्रो नहीं कर रहे हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये जो एरिया है वो कैसा है? पॉल्यूटेड है। इस एरिया पे क्या है? पॉल्यूशन है। ओके। अगर ये अच्छे से ग्रो कर रहा है इसका मतलब कि वो जगह पॉल्यूटेड नहीं है। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 3, और ये हमारा लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और थैंक यू thank you to watch this video, and now like this video and subscribe the channel. Okay, bye bye.